हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है कि एक डायरी किसी की जिंदगी को अमर बना सकती है। एन फ्रैंक की दिल छू लेने वाली कहानी सिर्फ एक किशोरी की नहीं बल्कि संघर्ष, आशा और मानवता का प्रतीक है। आइए इस प्रेरणादायक सफर को करीब से जानें। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक 12 जून 1929 टू फरवरी मार्च 1945 एक जर्मन यहूदी लड़की थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन से बचने के लिए अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छिपकर जीवन बिताया। जब जर्मनी में नाजियों ने सत्ता हासिल कर ली तो एन का परिवार सुरक्षा की तलाश में नीदरलैंड चला गया। लेकिन जब नाजियों ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया तो वे वहां भी फंस गए। यहूदी समुदाय पर बढ़ते अत्याचारों के कारण जुलाई 1942 में एन और उसका परिवार एम्स्टर्डम में उसके पिता ओट्टो फ्रैंक के दफ्तर की गुप्त जगहों में छिप गया। लगभग 2 साल तक छिपे रहने के बाद किसी ने उनकी जानकारी नाजियों को दे दी। इसके बाद उन्हें पकड़कर यातना शिविर यानी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। बर्गन बेल्सेन कैंप में टाइफस बीमारी के कारण एन और उसकी बहन मार्गोट की कुछ ही दिनों के अंतर में मृत्यु हो गई। इस भयानक त्रासदी में केवल एन के पिता ओट्टो फ्रैंक जीवित बचे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब वे एम्स्टर्डम लौटे तो उन्हें एन की डायरी सुरक्षित मिली। उन्होंने इसे पढ़ा और महसूस किया कि यह एक अनमोल दस्तावेज है जो दुनिया को यहूदियों के संघर्ष और उनके छिपे हुए जीवन की सच्चाई बता सकती है। इसी वजह से उन्होंने इसे प्रकाशित करवाने का फैसला किया। यह पुस्तक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई और एन फ्रैंक की कहानी अमर हो गई। एन फ्रैंक को यह डायरी उसके 13th बर्थडे पर उपहार में मिली थी। इसमें 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक के उसके जीवन की घटनाओं का विस्तृत विवरण मिलता है। मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई यह डायरी बाद में कई भाषाओं में अनुवादित हुई और दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई। इस डायरी पर आधारित कई फिल्में, टीवी शो, नाटक और यहाँ तक एक ओपेरा भी बनाए जा चुके हैं। इसे एक परिपक्व और गहरी सोच वाली लड़की का लेखन माना जाता है जो नाजी शासन के दौरान एक यहूदी परिवार के संघर्ष और छिपे हुए जीवन की झलक देता है। एन फ्रैंक का नाम आज भी होलोकॉस्ट के सबसे चर्चित और याद किए जाने वाले पीड़ितों में शामिल है। उसकी डायरी सिर्फ एक किशोरी की कहानी नहीं बल्कि इतिहास की एक अमूल्य धरोहर बन चुकी है जो आज भी दुनिया को मानवता, संघर्ष और आशा का संदेश देती है। डायरी लिखना मेरे लिए एक बहुत अजीब अनुभव है, न सिर्फ इसलिए कि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा बल्कि इसलिए भी मुझे नहीं लगता कि भविष्य में मैं खुद या कोई और एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की की सोच में कोई दिलचस्पी लेगा। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लिखने का मन कर रहा है और इससे भी ज्यादा मुझे अपने दिल की सारी बातें निकाल देने की जरूरत महसूस हो रही है। कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। यह विचार मेरे दिमाग में तब आया जब मैं एक दिन थोड़ी उदास थी। मैं घर में ठुड्डी पर हाथ रखकर बैठी थी, ऊब और बेचैनी से भरी हुई। मैं सोच रही थी कि बाहर जाऊं या नहीं, लेकिन अंत में वहीं बैठी रही और सोचने लगी, हाँ, सच में कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। और चूंकि मैं इस कठोर जिल्द वाली नोटबुक जिसे मैं डायरी कह रही हूँ किसी और को पढ़ने नहीं देने वाली जब तक कि मुझे कभी कोई सच्चा दोस्त न मिल जाए, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं उसी बात पर वापस आ रही हूँ जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। मेरे पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है, मेरी सच्ची दोस्त किट्टी। अब मैं अपनी बात को और साफ करना चाहती हूँ क्योंकि कोई भी ये यकीन नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की पूरी तरह से अकेली हो सकती है। और सच कहूँ तो मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं, मेरी 16 साल की एक बहन है और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। मेरा एक अच्छा परिवार है, स्नेही रिश्तेदार हैं और एक आरामदायक घर भी है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, बस एक सच्चा दोस्त छोड़कर। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो बस हंसी मजाक और अच्छा समय बिताने के बारे में सोचती हूँ, लेकिन दिल की गहरी बातें करने का मन होते हुए भी मैं किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती। हम सब बस आम रोजमर्रा की बातों में उलझे रहते हैं और यही असली समस्या है। शायद गलती मेरी ही है कि मैं दूसरों पर इतना भरोसा नहीं कर पाती। जो भी हो, हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और यही बात मुझे परेशान करती है। इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। अपनी कल्पना में इस बहुप्रतीक्षित दोस्त की छवि को और गहरा बनाने के लिए मैं इसमें सिर्फ घटनाएं दर्ज नहीं करना चाहती जैसे कि ज्यादातर लोग करते हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि यह डायरी मेरी सच्ची दोस्त बने और इस दोस्त का नाम मैं किट्टी रखने जा रही हूँ। अब क्योंकि अगर मैं सीधे किट्टी से अपनी बातें कहना शुरू कर दूंगी तो कोई भी मेरी कहानी को सही तरह से नहीं समझ पाएगा। इसलिए सबसे पहले मुझे अपनी जिंदगी का एक छोटा सा परिचय देना होगा। हालांकि मुझे यह करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा परिवार और बचपन। मेरे पापा दुनिया के सबसे प्यारे पिता हैं। उन्होंने मेरी मम्मी से तब शादी की जब उनकी उम्र 36 साल थी और मम्मी की 25 साल। मेरी बड़ी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में ही रही। 1933 में मेरे पापा हॉलैंड चले गए। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक कुछ महीनों बाद सितंबर में उनके पास चली गई, लेकिन तब तक मार्गोट और मुझे हमारी दादी के पास आखेन भेज दिया गया था। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं फरवरी में वहां पहुंची। उस समय मुझे मजाक में मार्गोट के लिए जन्मदिन के तोहफे की तरह टेबल पर बैठा दिया गया था। हॉलैंड में मैंने सीधे मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। वहां मैंने 6 साल की उम्र तक पढ़ाई की। फिर पहली कक्षा में चली गई। 6ठी कक्षा में मेरी टीचर मिसेस कुपरेस थी जो स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी थी। जब साल का आखिरी दिन आया और हमें विदाई लेनी पड़ी तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। यह एक बेहद भावुक विदाई थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। दादी की यादें और मेरी डायरी की शुरुआत। गर्मियों में 1941 में मेरी दादी बीमार पड़ गई
और उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा। इसी वजह से मेरा जन्मदिन सादगी से मनाया गया, बिना किसी खास जश्न के। फिर जनवरी 1942 में दादी हमें छोड़कर चली गई। कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितनी बार याद करती हूँ और आज भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। उसी साल मेरे जन्मदिन पर हमने पिछली बार का अधूरा जश्न पूरा करने का फैसला किया। हमने केक के साथ एक विशेष मोमबत्ती भी जलाई दादी की याद में। हम चारों अभी भी एक साथ हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और इसी के साथ मैं पहुंचती हूँ 20 जून 1942 की तारीख पर, जिस दिन मैंने अपनी प्यारी डायरी को समर्पित किया। प्यारी किट्टी, हमारी पूरी क्लास डर के मारे कांप रही है। इसकी वजह है वो बड़ा फैसला जो हमारे टीचर्स करने वाले हैं। अगले ग्रेड में कौन जाएगा और कौन फेल होगा, इसी को लेकर सबकी बेचैनी चरम पर है। आधी क्लास शर्तें लगा रही है। जियन और मैं तो बस हंस कर पागल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे बैठे सियन और जैक्स ने अपनी पूरी छुट्टियों की जमापूंजी इस शर्त पर लगा दी है कि वे पास होंगे या नहीं। सुबह से रात तक बस यही चर्चा, तू पास होगा? नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे नहीं, तू जरूर पास होगा। नहीं यार, मैं तो गया। जियन की बिनती भरी नजरें और मेरी गुस्से से भरी झिड़कियां भी उन्हें चुप नहीं करा पा रही। अगर मुझसे पूछा जाए तो क्लास में इतने नालायक भरे हैं कि कम से कम 1/4 बच्चों को फेल कर देना चाहिए। लेकिन सच कहूं, टीचर नाम की प्रजाति दुनिया की सबसे अजीब और अनिश्चित चीज होती है। मैं अपनी शैलियों और खुद के लिए ज्यादा चिंतित नहीं हूं। हम तो पास हो ही जाएंगे। बस गणित एक ऐसा विषय है जो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। खैर, अब इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं। तब तक हम एक दूसरे को हिम्मत देते रहेंगे। डर मत, सब ठीक होगा। मैं अपने सभी शिक्षकों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेती हूँ। मेरी कक्षा में कुल 9 शिक्षक हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। लेकिन गणित के शिक्षक मिस्टर किशिंग, जो बुजुर्ग और थोड़े सख्त मिजाज के थे, मुझसे खासे परेशान रहते थे। उनकी परेशानी की वजह थी मेरी बातूनी आदत। मैं बहुत बातें करती थी और यह बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई बार चेतावनी देने के बाद आखिरकार उन्होंने मुझे अतिरिक्त होमवर्क दे दिया, एक निबंध लिखने का काम। और विषय क्या था? एक बड़बोली लड़की। अब इस पर क्या लिखा जाए? मैंने सोचा कि इस बारे में बाद में चिंता करूंगी। फिलहाल मैंने अपने नोटबुक में शीर्षक लिखकर उसे बैग में रख दिया और खुद को चुप रहने के लिए तैयार कर लिया। शाम को जब मैं अपना गृहकार खत्म कर चुकी थी तो मेरी नजर उस निबंध के नोटबुक पर पड़ी। मैं सोच में पड़ गई। फाउंटेन पेन के किनारे को चबाते हुए मैंने विचार करना शुरू किया। कोई भी इस विषय पर इधर उधर की बातें लिख सकता था, लेकिन असली चुनौती थी ऐसे तर्क देना जो यह साबित कर सके कि बात करना जरूरी क्यों है। मैंने बहुत सोचा और फिर अचानक एक शानदार विचार आया। मैंने 3 पन्नों का निबंध लिख डाला और पूरी तरह संतुष्ट थी। मैंने अपने निबंध में यह तर्क दिया कि बातें करना एक छात्र की स्वाभाविक आदत होती है और मैं इसे थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश करूंगी, लेकिन पूरी तरह इसे छोड़ पाना संभव नहीं होगा। मैंने यह भी जोड़ा कि मेरी माँ भी उतनी ही बातें करती है, शायद मुझसे भी ज्यादा, और अगर कोई गुण जन्म से मिल जाए तो उसे बदल पाना आसान नहीं होता। मिस्टर किशिंग ने मेरे तर्कों को पढ़कर खूब ठहाके लगाए, लेकिन जब मैंने अगली कक्षा में फिर से अपनी बातों को जारी रखा तो उन्होंने मुझे एक और निबंध लिखने को कहा। इस बार विषय था एक सुधार न होने वाली बड़बोली। मैंने यह निबंध भी समय पर पूरा कर लिया और इस बार 2 क्लास तक मिस्टर किशिंग ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन तीसरी क्लास में उनका सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में कहा, एन फ्रैंक, तुम्हारी इस आदत की सजा के तौर पर तुम्हें एक और निबंध लिखना होगा। क्वैक क्वैक क्वैक, बोली मिस्ट्रेस बड़बोली। पूरी कक्षा हंसी से गूंज उठी। मैं खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हालांकि इस बड़बोली विषय पर मेरे सारे विचार लगभग खत्म हो चुके थे। अब कुछ नया और अनोखा करने का वक्त था। मेरी दोस्त साने, जिसे कविता लिखने में महारत हासिल थी, ने मेरी मदद करने की पेशकश की। उसने कहा कि यह पूरा निबंध कविता के रूप में लिखा जाए। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किशिंग ने मजाक अंदाज में यह विषय दिया था, लेकिन अब मैं यह सुनिश्चित करने वाली थी कि असली मजाक उन्हीं पर पड़े। मैंने पूरी लगन से कविता तैयार की और जब यह पूरी हुई तो वह कमाल की बनी। इसमें एक बत्तख माँ और एक हंस पिता की कहानी थी, जिनके 3 नन्हे बच्चे थे, लेकिन वे बच्चे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, जिससे तंग आकर पिता हंस ने उन्हें काट कर मार डाला। शुक्र था कि मिस्टर किशिंग ने इस मजाक को सही तरीके से लिया। उन्होंने पूरी कक्षा के सामने कविता पढ़ी और बीच बीच में अपनी मजेदार टिप्पणियां भी जोड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरी कक्षाओं में भी पढ़कर सुनाया। उस दिन के बाद मुझे कक्षा में बोलने की आजादी मिल गई। मुझे अब कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं मिलता था, बल्कि अब मिस्टर किशिंग खुद मजाक करने लगे थे। आपकी अपनी एन फ्रैंक की डायरी सिर्फ अतीत की एक झलक नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक सीख है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि उम्मीद की रोशनी सबसे घने अंधकार में भी जलती रहती है। क्या आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। थैंक यू।